अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी शहज़ादी नीलोफर। एक बादशाह की 4 लड़कियां थीं, बहुत खूबसूरत, शरीफ, नेक दिल और हमदर्द। उनमें से 3 की तो शादी हो चुकी थी, मगर छोटी शहज़ादी नीलोफर अपनी तीनों बहनों से ज़्यादा हसीन, नेक, शरीफ और समझदार थी। उस शहज़ादी के सर के बाल सोने के थे, मगर इस वक्त तक उसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि कोई शहज़ादा इस कदर हसीन, दिलेर, बहादुर और समझदार नहीं मिला था। बादशाह और मलका भी उस शहज़ादी को बहुत चाहते थे और इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अच्छे से शहज़ादे से हो जाए। उस हंसमुख शहज़ादी की बहुत सी सहेलियां भी थीं जो उसके साथ खेला करती थीं। एक रोज़ शहज़ादी और उसकी सहेलियां खेलती खेलती शाही बाग के पास जो नदी थी उस पर जा पहुंची। सहेलियों ने जो देखा कि साफ शफाफ पानी चांदी की तरह सफ़ेद बह रहा है तो उनका दिल चाहा कि वो इस पानी में नहाएं। चनाचे उन्होंने शहज़ादी को भी मजबूर किया। शहज़ादी अपनी सहेलियों के कहने से मजबूर हो गई और नदी में नहाने को तैयार हो गई। जब ये नदी में सब के सब नहाने लगी तो शहज़ादी के 2-4 बाल नदी में गिर गए। ये लोग नहाकर नदी के महल में से वापस आ गईं। बाल बहते बहते एक दूसरे बादशाह की सल्तनत में एक चट्टान से रुक कर रह गए। इत्तफाक से उस जंगल में उस बादशाह का लड़का शिकार खेलने आया हुआ था। दोपहर के करीब ये शहज़ादा और उसके दोस्त नदी पर पानी पीने आए। पानी पीते पीते एक दोस्त ने देखा कि कोई चीज़ सोने की तरह चमक रही है। उसने बढ़कर देखा तो सोने के 4 बाल आपस में उलझे हुए हैं, एक चट्टान से रुके हुए पड़े हैं। उसने जल्दी से बढ़कर उन बालों को उठा लिया और शहज़ादे के पास लाया। शहज़ादे को सोने के बाल देखकर बड़ी हैरत हुई। ये चुपचाप उन बालों को लेकर घर आ गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मलका ने खाना खाने को कहा तो शहज़ादे ने खाना खाने से इनकार कर दिया। मलका चुप हो गई, मगर जब सुबह शहज़ादे ने नाश्ता करने और चाय पीने से भी इनकार किया तो मलका को फिक्र हुई और उसने बादशाह से कहा कि शहज़ादा कुछ चुप चुप सा है। जब से शिकार से वापस आया है ना कुछ खाता है और ना पीता है। ऐसा मालूम होता है कि उसे कोई फिक्र है, मगर उसे किसी से कहना नहीं चाहता है। ये बादशाह ने सुनकर वज़ीर के लड़के को बुलाया और कहा कि तुम शहज़ादे से उदासी का सबब दरियाफ्त करो। वज़ीर ज़ादा शहज़ादे के पास गया और पूछा कि आखिर आपने कल से खाना क्यों नहीं खाया और चुप चुप से क्यों हैं। पहले तो शहज़ादा टालता रहा, मगर जब वज़ीरज़ादे ने बहुत ज़ोर दिया तो शहज़ादे ने कहा कि मैं ये सोने के बाल जिस लड़की के हैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वज़ीरज़ादे ने कहा ये कौन सी मुश्किल है, मैं अभी बादशाह सलामत से अर्ज़ करता हूँ। ये कहकर वज़ीरज़ादा बादशाह सलामत के पास गया और कहा कि कल जब हम शिकार खेल के आ रहे थे और शरी नदी पर पानी पीने पहुँचे तो वहाँ उसको 4 बाल सोने के मिले। अब शहज़ादे साहब चाहते हैं कि उस सोने के बालों वाली लड़की से शादी हो जाए। बादशाह ने यह सुनकर शहज़ादे को बुलाया और कहा तुम खाना खा लो, मैं अभी लोगों को हुक्म देता हूँ कि सोने के बालों वाली लड़की को तलाश करें। चुनाचे बादशाह ने उसी वक्त कोतवाल को हुक्म दिया कि वो सोने के बालों वाली लड़की तलाश कर आए। कोतवाल ने हुक्म सुनकर चारों तरफ सिपाही दौड़ा दिए। इस तरह से 1 हफ्ता गुजर गया, मगर सोने के बालों वाली लड़की का कोई पता न चला। शहज़ादे को जब ये खबर मालूम हुई तो वो बीमार रहने लगा। बादशाह शहज़ादे की बीमारी से बहुत फिक्रमंद हुआ और उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने के बालों वाली लड़की को तलाश करेगा या उसका पता बताएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच से सल्तनत के बहुत से आदमी इस बात का पता चलाने के लिए रवाना हुए, मगर उसका पता न चला। इधर शहज़ादे की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक रोज़ बादशाह ने परेशान होकर वज़ीर से कहा कि अगर 1 महीने के अंदर सोने के बालों वाली लड़की का पता ना चला तो मैं तुमको कत्ल करा दूंगा। बेचारा वज़ीर ये हुक्म सुनकर अपने घर आया और घर वालों से कहा कि अब मेरी मौत के दिन नज़दीक आ गए हैं। बादशाह ने यह हुक्म दे दिया है कि वज़ीरज़ादे को जब अपने बाप की इस परेशानी का इल्म हुआ तो उसने बाप से कहा आप बेफिक्र रहें,
इंशाअल्लाह ताला सोने के बालों वाली लड़की का पता चला लूँगा। दूसरे दिन वज़ीरज़ादे ने एक चूड़ी वाले का भेष बदला और नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। आसपास जो भी गांव मिलते वो उनमें जाता और चूड़ियाँ बेचता और चूड़ियाँ ले लो की सदा लगाता। उसकी आवाज़ सुनकर गांव की लड़कियां निकल आती। ये चूड़ियाँ भी बेचता जाता और हर लड़की के बाल भी देखता जाता। इस तरह से वज़ीरज़ादे को 20 दिन गुजर गए। बेचारा बहुत गमगीन हुआ कि अब मेरा बाप बेगुनाह कत्ल कर दिया जाएगा। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी सफ़र करना शुरू किया और आखिरकार वो शहज़ादी नीलोफर के शहर में पहुंच गया। यहाँ भी उसने चूड़ियाँ फ़रोख्त की मगर कोई पता न चला। जब चूड़ियाँ देता तो हर लड़की से ये ज़रूर कहता कि हमारे मुल्क में एक लड़की के सोने के बाल हैं, भला तुम्हारे यहाँ भी किसी के सोने के बाल हैं? लड़कियाँ सर हिलाकर जवाब देती कि नहीं, यह हमें मालूम नहीं कह देती। एक दिन जब महीना पूरा होने में 4 दिन रह गए, उसको बादशाह के खजांची की लड़की ने चूड़ियाँ पहनने को बुलाया। जब वो उस लड़की को चूड़ियाँ पहना चुका तो उसने उससे भी कहा, मेरे मुल्क में तो एक लड़की के सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी किसी के सोने के बाल हैं? लड़की ने क्योंकि शहज़ादी को देखा था और वो उसकी सहेली थी, इसलिए उसने जवाब दिया कि हाँ, हमारी छोटी शहज़ादी नीलोफर के सोने के बाल हैं। वज़ीरज़ादा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर उसने कहा, गलत, बिल्कुल गलत। शहज़ादी के बाल सुनहरे होंगे, सोने के नहीं हो सकते। तुम गलत कह रही हो। खजांची की लड़की ने गुस्सा खाकर कहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वज़ीरज़ादे ने जवाब दिया, नहीं तो और क्या। इस पर खजांची की लड़की को और भी गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर मैंने तुमको शहज़ादी का सोने का बाल लाकर दिखा दिया तो वज़ीरज़ादे ने जल्दी से कहा, तो मैं तुमको ये सब कीमती चूड़ियाँ मुफ्त दे दूँगा, लेकिन अगर शहज़ादी का बाल सोने का ना हुआ तो तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगी। खजांची की लड़की ने ये शर्त मंजूर कर ली। वज़ीरज़ादा चला आया। ये लड़की शाम को शहज़ादी के पास गई और बातें करते करते शहज़ादी का एक बाल चुपके से तोड़ लिया और थोड़ी देर के बाद शहज़ादी से रुखसत होकर घर आ गई। जब दूसरे दिन वज़ीरज़ादा चूड़ियाँ बेचता बेचता उसके घर के पास से गुजरा तो उसने उसको बुलवाया और शहज़ादी का सोने का बाल उसको दिया और कहा, लो देखो, अब तो यकीन आया। वज़ीरज़ादे ने मुस्कुराकर कहा, वाकई तुम तो सच कहती थी। लो तुम शर्त जीत गई, इसलिए ये सब चूड़ियाँ तुम्हारी हैं। खजांची की लड़की अंदर चूड़ियाँ रखने गई और वज़ीरज़ादा फ़ौरन वहाँ से उठकर एक सराय में आया और एक घोड़े वाले को बुलाकर उसका घोड़ा खरीदा और अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि महीना पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और उसका शहर यहाँ से बहुत दूर था। वज़ीरज़ादा दिन रात घोड़ा दौड़ाता रहा मगर शहर काफ़ी दूर था। इधर महीना पूरा हो गया और बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर पूछा कि तुमने सोने के बालों वाली लड़की का पता चलाया है या नहीं। बेचारे वज़ीर ने बताया कि वज़ीरज़ादा खुद उसकी तलाश में गया है। बादशाह तो गुस्से में जल कर रह गया, इसलिए उसने जवाब दिया, क्योंकि महीना पूरा हो चुका था और शहज़ादा सख्त बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है और तुमने इस 1 महीने में भी उसका पता नहीं चलाया, इसलिए मैं तुमको आज कत्ल करा दूंगा। बेचारा वज़ीर बहुत रोया और सल्तनत के अरकान ने भी बादशाह की खुशामद की और कहा, वज़ीर की जान बख्शी की जाए, मगर बादशाह को गुस्से का भूत चढ़ा हुआ था। उसने कहा, यह नामुमकिन है। शाम को 4 बजे एक बड़े मैदान में सब लोग जमा हुए और गरीब वज़ीर के हाथ पैर बांधकर उसको बिठा दिया गया। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वज़ीर का सर उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार मारने के लिए उठा ही था कि वज़ीरज़ादे की आवाज़ सुनाई दी, रुको, कत्ल ना करो, मैंने सोने के बालों वाली लड़की का पता चला लिया है। जल्लाद रुक गया। वज़ीर की रस्सियाँ खोल दी गईं। वज़ीरज़ादा बादशाह के पास आया और कहा कि यहाँ से 200 मील एक शहर बेजा नगर है, वहाँ की सबसे छोटी शहज़ादी नीलोफर के बाल सोने के हैं और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। बादशाह ये खबर सुनकर बहुत मसरूर हुआ और वज़ीरज़ादे को बहुत सा रुपया इनाम दिया और उसी वक्त महल में जाकर मलका को ये खुशखबरी सुनाई। शहज़ादे को जब ये इत्तला पहुंची तो उसकी बीमारी आधी रह गई और उसने उसी वक्त वज़ीरज़ादे को अपने पास बुलाकर शाबाश दी और कहा कि तुम इसके बदले में क्या इनाम चाहते हो।
وزیرزادہ پہلے تو خاموش ہو گیا، مگر جب شہزادے نے پھر سوال دہرایا تو وزیرزادے نے کہا کہ میں اس ملک کے بادشاہ کے خزانچی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی شادی شہزادی نیلوفر سے ہو جائے تو آپ وہاں کے بادشاہ سلامت سے کہہ کر میری شادی اس لڑکی سے کروا دیجیے گا۔ شہزادے نے وعدہ کر لیا۔ وزیر کے گھر میں خوب خوشیاں منائی گئیں اور وزیر اپنے لڑکے کی بہادری اور عقل مندی سے بہت خوش ہوا۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ بالکل تندرست ہو گیا تو اس کے ابا نے بہت سے ہیرے جواہرات کشتیوں میں بھر کر ایک قاصد شہزادی نیلوفر کے والد کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ وہ شہزادی نیلوفر کی شادی اس کے لڑکے سے کر دیں۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے یہ قاصد اور اس کے ساتھی شہزادی نیلوفر کے شہر میں پہنچے اور ایک دن آرام کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور تمام تحفے اس کی خدمت میں پیش کیے اور وہ خط دیا جس میں شہزادے کا پیغام تھا۔ بادشاہ نے خط پڑھ کر جواب دیا کہ آپ لوگ ایک ہفتہ ٹھہریے، اس پر غور کر کے جواب دوں گا۔ قاصد اور اس کے ساتھی شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیے گئے۔ بادشاہ نے ملکہ کو یہ خط دکھایا۔ ملکہ نے جواب دیا کہ میری رائے میں شہزادی سے شہزادے کی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس سے بھی اگر پوچھ لیا جائے تو اچھا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ اچھا، پوچھ لو۔ چنانچہ 2-3 دن کے بعد ملکہ نے شہزادی کی سہیلیوں سے کہا کہ وہ شہزادی سے شادی کے بارے میں پوچھیں۔ سہیلیوں نے اسی دن شہزادی کو یہ سب قصہ سنایا اور اس کی رائے پوچھی۔ شریف، نیک اور اچھی شہزادی نے جواب دیا کہ مجھے یہ شادی منظور ہے، مگر میں شہزادے کی عقل کا امتحان لینا چاہتی ہوں اور میں اس سے 3 سوال کروں گی۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں بڑی خوشی سے شادی کرنے کو تیار ہو جاؤں گی، لیکن شہزادہ اگر ان شرطوں کو پورا نہ کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت بیوقوف ہے اور میں پھر ایسے بیوقوف آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ سہیلیوں نے یہ سب باتیں آ کر ملکہ سے کہیں۔ ملکہ نے اسی وقت آ کر بادشاہ کو یہ سب واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ یہ سب باتیں جو شہزادی نے کہی ہیں ٹھیک ہیں اور یہی میں لکھ کر بھیجے دیتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے قاصد کو طلب کیا اور خط میں لکھ دیا کہ شہزادے سے شہزادی کی شادی اس کی شرط پر منظور ہے کہ شہزادہ شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب دے دے تاکہ شہزادے کی عقل کا امتحان ہو جائے۔ اگر شہزادے نے جواب درست دیے تو پھر اس شادی میں کوئی حرج نہ ہوگا، لیکن اگر شہزادی کے سوالات کے جوابات شہزادہ نہ دے سکا تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی۔ قاصد یہ خط لے کر فوراً روانہ ہو گیا اور ایک ہفتہ کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پہنچ کر خط پیش کیا۔ بادشاہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوا اور وزیرزادے کو بلا کر خط سنایا اور کہا کہ شہزادے کو اس خط کا مضمون سنا دو۔ اگر وہ یہ شرطیں پوری کرنے کو تیار ہے تو میں سب کو تیاری کا حکم دے دوں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ شرط شہزادہ ہار جائے تو مجھے مفت میں شرمندہ ہونا پڑے۔ وزیرزادے نے یہ تمام باتیں شہزادے کو سنائیں۔ شہزادہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وزیرزادے نے جو شہزادے کو فکر مند دیکھا تو کہا، شہزادے صاحب آپ ہمت نہ ہاریں اور چلنے کے لیے تیاری کیجیے۔ اگر شہزادی آپ سے کوئی مشکل سوال کرے تو آپ 1 دن کی مہلت سوچنے کے لیے مانگ لیجیے گا اور میں آپ کو سوچ کر بتا دوں گا۔ شہزادہ وزیرزادے کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ وزیرزادے نے بادشاہ سے آ کر کہہ دیا کہ شہزادے صاحب چلنے کے لیے تیار ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ میاں نے چاہا تو ہم وہاں سے کامیاب آئیں گے۔ بادشاہ نے یہ جواب سن کر تیاری کا حکم دیا اور قاصد کو اسی وقت روانہ کر دیا کہ وہ ان کے پہنچنے کی اطلاع وہاں کے بادشاہ کو کر دے۔ 2-4 دن کے بعد ایک بڑی سی فوج کے ساتھ بادشاہ اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگ شہزادے کے دوست اور وزیرزادہ شہزادی نیلوفر کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لوگ آرام سے سفر کرتے ہوئے 12ویں دن شہزادی کے شہر میں پہنچے۔ کیونکہ قاصد نے ان کے آنے کی اطلاع کر دی تھی، اس لیے اس ملک کے بادشاہ نے بڑی شان سے ان کا استقبال کیا اور ان لوگوں کو بہت آرام سے ٹھہرایا۔ 2 دن کے بعد بادشاہ نے شہزادی نیلوفر سے کہا کہ اب تم اپنی شرطیں شہزادے کو بتاؤ۔ شہزادی نے جواب دیا کہ آپ آج دربار بھریے، میں اسی میں شہزادے سے پہلا سوال کروں گی۔ چنانچہ شام کو دربار بھرا گیا۔ ایک پردے کے پیچھے شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے کرسیوں پر دونوں سلطنتوں کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے،
बीच में शहजादा और दोनों एक कीमती तख्त पर ठाठ से आकर बैठ गए। उस तख्त के करीब शहजादे के दोस्तों की कुर्सियां बिछाई गई थीं। जब दरबार भर गया तो शहजादी की एक सहेली ने बाहर आकर पहले तो सबको सलाम किया और फिर शहजादे से मुखातिब होकर कहा कि हमारी अक्लमंद शहजादे से पूछती है कि वो इसका जवाब दे, अकल खाती क्या है। ये सवाल सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया और शहजादा परेशान हो गया और सोचने लगा, मगर उसकी समझ में कुछ न आया। तो उसने वजीरजादे की तरफ देखा। वजीरजादे ने आंख से इशारा किया। शहजादे ने इशारा समझकर जरा बुलंद आवाज से कहा, ऐ सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि उनका सवाल बहुत ज़बरदस्त है और इसके सोचने के लिए वो मुझे एक दिन की मोहलत दे। सहेली अंदर गई और फिर वहां से वापस आकर कहा कि हमारी अक्लमंद शहजादी दलेर बहादुर शहजादे को कल इसी वक्त तक सोचने की मोहलत देती हैं। ये सुनकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मेहमान खाने में आकर बादशाह, शहजादा और दूसरे लोग सोचने लगे। शहजादे ने वजीरजादे से कहा कि बताओ इसका क्या जवाब दूं। वजीरजादा खुद फिक्रमंद हो रहा था। उसने कहा कि सोच रहा हूँ मैं भी, जवाब अभी समझ में नहीं आ रहा है। रात इसी फिक्र में गुजर गई मगर किसी की समझ में कोई बात नहीं आई। सूरज निकल आया, सबने नाश्ता किया और फिर सोचने लगे। यहाँ तक कि खाने का वक्त हो गया मगर इसका जवाब किसी की समझ में नहीं आया। फिर दोपहर हुई। चाय पीकर ये लोग अभी बैठे ही थे कि इस बादशाह के यहाँ से इत्तला आई कि दरबार भर गया है, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। बादशाह और उसके दरबारी दरबार में जाने को उठे। शहजादा भी गम के मारे बड़ी मुश्किल से उठा। वजीरजादे को तलाश कराया तो मालूम हुआ वो कमरे में बैठा हुआ है। शहजादा उसे लेने गया। जाकर देखा तो वजीरजादे के आंसू बह रहे थे। शहजादे ने अफसोस से पूछा, ए वजीरजादे, तुम क्यों मेरी वजह से गम खा रहे हो। वजीरजादे ने जो इतना सुना तो दौड़कर शहजादे से लिपट गया और मुस्कुराने लगा। शहजादे ने कहा कि तुमको खुशी किस बात की हुई। वजीरजादे ने चुपके से कुछ कहा। ये सुनकर शहजादा भी हंसने लगा। ये दोनों हंसते हुए बाहर आए। बादशाह ने जो देखा तो सवाल किया, अरे अभी तो तुम लोग गमगीन थे और अब हंस रहे हो, आखिर क्या बात है। शहजादा ने बादशाह के कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहा। ये सुनकर बादशाह भी खुश हो गया और हंसी खुशी दरबार में ये लोग पहुंचे। जैसे ही शहजादा तख्त पर जाकर बैठा, शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ऐ शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती हैं, अकल खाती क्या है। शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ शहजादी की सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो, अकल गम खाती है। शहजादे का ये कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने खुश होकर शहजादा जिंदाबाद का नारा लगाया। थोड़ी देर के बाद फिर शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ऐ अच्छे बहादुर और अक्लमंद शहजादे, हमारी नेक दिल हंसमुख और अक्लमंद शहजादी पूछती हैं कि ये बताइए कि अकल पीती क्या है। शहजादी का दूसरा सवाल सुनकर तो सब अक्लमंद लोग घबरा गए और सारे दरबारी शहजादी के इस सवाल को सुनकर ताज्जुब करने लगे। शहजादे ने पहले रोज की तरह आज भी एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। ये सवाल इस कदर टेढ़ा और मुश्किल था कि सब लोग घबरा रहे थे और आज तो वजीरजादा भी परेशान था। सब लोगों ने अलग अलग जवाबात सोचे। कोई कहता कि अकल आंसू पीती है, किसी की राय थी कि अकल खून पीती है, बाज कहते थे कि फिक्र को पीती है। इसी राय में 24 घंटे गए और दरबार में जाने का वक्त आ गया। कुछ देर के बाद आदमी बुलाने आया और ये सब रंजीदा और खामोश दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने बड़े गुस्से से कहा, मैं पहले ही कहता था कि ना चलो, मगर ये जिद्दी शहजादा ना माना और आज मुझे और मेरे सब दरबारियों को इसकी वजह से शर्मिंदगी होगी। वजीरजादा खामोश पीछे चल रहा था। बादशाह को गुस्सा करते देखकर एकदम से वो जोर से हंसने लगा। बादशाह ने उसकी गुस्ताखी पर मुड़ा और उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा कि तुमको शर्म नहीं आती कि सब परेशान हो रहे हैं और आज भरे दरबार में जलील होना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो। वजीरजादे ने बड़े अदब से कहा और बादशाह के कान में झुककर कुछ कहा और फिर कहने लगा,
बादशाह सलामत, मैं तो इसीलिए आपके गुस्से पर हंस रहा हूँ। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर वजीरजादे ने शहजादे को बुलाया और चुपके से उसे कुछ कह दिया। मालूम नहीं ऐसी क्या बात कही कि शहजादा भी बेख्तियार हंसने लगा। जब ये लोग दरबार में पहुंचे तो शहजादी की सहेली ने कल की तरह आकर शहजादे से पूछा, ए अच्छे अक्लमंद शहजादे। हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती हैं कि अकल पीती क्या है। शहजादे ने हंसकर जवाब दिया कि अच्छी अक्लमंद शहजादी की अच्छी सहेली, जाओ शहजादी से कह दो कि ये तो बहुत आसान सवाल है। अरे अकल गुस्सा पीती है। शहजादे का इतना कहना था कि दोनों सल्तनतों के लोग खुशी से उछल पड़े और ज़ोर ज़ोर से वाह वाह कहने लगे। थोड़ी देर में शहजादी खुद बुर्का ओढ़कर बाहर आई और शहजादे से कहा कि आपने मेरे दोनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दिए हैं। अब आखिरी शर्त ये है, एक शेर पिंजरे में मुर्दा बंद है, आप पिंजरा खोले बगैर और पिंजरे की कोई चीज़ तोड़े बगैर उस मुर्दा शेर को पिंजरे में से निकाल दीजिए। ये सवाल सुनकर सब लोग बेहद घबराए और शहजादे ने एक दिन की मोहलत मांगी। दरबार बर्खास्त हो गया और सब लोग घरों को रवाना हुए। जब शहजादा अपने मुकाम पर आया तो उसने वजीरजादे से कहा, अब क्या होगा? वजीरजादे ने कहा, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया, मगर आप फिक्र ना करें, मैं सोचूंगा। दूसरे दिन वजीरजादे ने फिर चूड़ी वाले का भेस बदला और खजांची के मकान पर पहुंचा। खजांची की लड़की जो उसकी आवाज़ सुनी तो उसे बुलाया। जब ये अंदर पहुंचे तो खजांची की लड़की ने कहा कि तुम चूड़ी वाले के भेस में हो, तुम शहजादे के कोई साथी मालूम होते हो। पहले भी तुम मुझे धोखा देकर शहजादी का पता चला कर गए थे। बताओ तुम कौन हो? वजीरजादे ने हंसकर कहा, ऐ अच्छी और नेक लड़की, मैं शहजादे का दोस्त हूँ और शहजादे के मुल्क के वजीर का लड़का हूँ। खजांची की लड़की ने कहा, अब तक तो तुम्हारा दोस्त शहजादा जीत रहा है, मगर आज वो नहीं जीत सकता। खजांची की लड़की की ये बातें सुनकर वजीरजादा रोने लगा। खजांची की लड़की ने जो उसे रोते देखा तो कहा, तुम क्यों रो रहे हो? ए वजीरजादे, उस वजीरजादा ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझसे शहजादे ने वादा किया था कि अगर शहजादी से उसकी शादी हो जाए तो यहाँ के बादशाह से कहकर मेरी शादी तुमसे करा देगा। मगर आज शहजादा शर्त हार जाएगा और उसकी शादी तुम्हारी शहजादी नीलोफर से नहीं होगी। इसका नतीजा ये होगा कि मेरी शादी भी तुमसे नहीं हो सकेगी, इसलिए मैं गम से रो रहा हूँ। खजांची की लड़की ये सुनकर पहले तो शर्माई और फिर कहा, तुम ना रो, मैं तुमको बताई देती हूँ कि ये शेर किस तरह पिंजरे के अंदर से निकाला जा सकता है। वजीरजादे ने हंसकर कहा, बताओ। खजांची की लड़की ने कहा, दरअसल ये उस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि एक मोम का शेर बिल्कुल असली शेर की सूरत का बनाकर खड़ा कर दिया गया है और उस पर रंग फेर दिया गया है। अगर लोहे की एक गर्म सलाख जो आग पर सुरख कर ली जाए उस शेर के पेट में घोंप दी जाए तो उसका मोम पिघल कर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह से शहजादे की ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। बगैर पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल दिया जाए। वजीरजादे ने यह सुनकर खजांची की लड़की का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहां से फौरन दौड़ता हुआ शहजादे के पास आया और फिर उसको अलग ले जाकर ये सब किस्सा सुना दिया। शहजादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन जाकर बादशाह को इसकी इत्तला दी। बादशाह ने वजीरजादे की अक्लमंदी की बड़ी तारीफ की और कहा कि वो यहाँ के बादशाह से कहकर खजांची की लड़की से उसकी शादी करा देगा। शाम को ये सब लोग बड़े इत्मीनान से दरबार में पहुंचे और शान से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद शहजादी बाहर आई और शहजादे से कहा कि आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं। शहजादे ने हंसकर कहा, ऐ अक्लमंद शहजादी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शहजादी ने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाओ। थोड़ी देर बाद शेर का पिंजरा लाया गया। उस पिंजरे के अंदर एक शेर बंद था। ऐसा मालूम होता था कि सचमुच का कोई जिंदा शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। कारीगरों ने उस मोम के शेर को इस अच्छे तरीके से बनाया था कि तमीज़ करना मुश्किल था कि ये नकली शेर है। सब दरबारी इसे देखकर हैरान हुए कि इस जिंदा शेर को आखिर शहजादा बगैर पिंजरा खोले या पिंजरा तोड़े बगैर किस तरह निकालेगा।
पहले तो शहजादे ने उठकर पिंजरे को देखा और फिर शेर को बड़ी देर तक देखता रहा। फिर यकायक हुक्म दिया कि एक लोहे की बड़ी सुलाख लाई जाए और बहुत सी आग सुलगाई जाए। शहजादे के हुक्म की तामील की गई। जब सलाख आ गई और आग सुलग गई तो शहजादे ने इस सुलाख को आग के अंदर रख दिया और सब लोग शहजादे की इस हरकत पर ताज्जुब करते रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि शहजादा क्या कर रहा है। जब 1 घंटा गुजर गया और लोहे की सुलाख आग की तरह सुर्ख हो गई तो शहजादे ने सुलाख को उठाकर शेर के पिंजरे के अंदर शेर के पेट में इस सुलाख को घोंप दिया। गर्म लोहा जो मोम के शेर पर लगा तो मोम फौरन पिघलने लगा और थोड़ी देर में सब मोम बहकर पिंजरे के बाहर आ गया। ये सब देखकर सब लोगों ने खूब शोर मचाया। शहजादा शहजादी से कहा, ऐ अक्लमंद शहजादी, मैंने बगैर पिंजरा खोले या तोड़े इस शेर को बाहर निकाल दिया है। अब और बताइए आपकी क्या शर्त है। शहजादी शर्मा कर ये कहते हुए अंदर चली गई। ऐ अक्लमंद शहजादे, आप सब शर्तें जीत गए। दूसरे दिन शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से शहजादी से हो गई। शादी के चौथे दिन शहजादे ने इस मुल्क के बादशाह से कहकर वजीरजादे की शादी इस मुल्क की खजानची की लड़की से करा दी। इस शादी में शहजादे और बादशाह ने खूब रुपया खर्च किया और शहजादे की शादी से ज़्यादा शानदार तरीके पर वजीरजादे की शादी की। इसके बाद शहजादा, शहजादी नीलोफर और वजीरजादा खजानची की लड़की दरदाना को लेकर अपने मुल्क में वापस आए। यहाँ कई रोज़ तक शादी की खुशी में जले हुए गरीब मुहताजों को खूब रुपया बांटा। कुछ दिन के बाद बादशाह ने अपनी जगह शहजादा को बादशाह बना दिया। शहजादे ने अपने दोस्त वजीरजादे को अपना वजीर मुकर्रर किया और वजीरजादे के अब्बा की पेंशन कर दी और फिर सब बड़े ऐश आराम से रहने लगे और राया की भलाई के दिन रात काम करने लगे। एक लड़का था बहुत गरीब, उसके माँ बाप भी बहुत गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने लड़के का पेट भरते थे। ये छोटा सा लड़का बड़ा मेहनती और तालीम का बहुत शौकीन था। गरीब होने की वजह से उसके स्कूल के दोस्त उसकी इस बात पर हंसते थे कि उसके कपड़ों में पैबंद लगा होता था, मगर ये लड़का इन बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता था और मेहनत से रोज़ सबक याद करके लाता। उसकी मेहनत की वजह से उसके सब मास्टर उससे खुश रहने लगे। ये देखकर उसके सब साथी उसे और भी जलने लगे और उसको सताने लगे और उसकी झूठी झूठी गलत शिकायतें मास्टरों से करने लगे ताकि उसे सज़ा मिले। मगर मास्टर जानते थे कि सब लड़के उसे जलते हैं, इसलिए वो उन लोगों की झूठी शिकायतों पर उस नेक लड़के से कुछ ना कहते। एक दिन स्कूल में जलसा हुआ और अच्छे लड़के को इनाम मिले। क्योंकि ये लड़का हमेशा इम्तहान में अव्वल आता था, इसलिए उसको 1 रुपया इनाम में मिला। ये लड़का रुपया पाकर बहुत खुश हुआ। जब जलसा ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। स्कूल से थोड़ी दूर पर उन सबको एक गरीब औरत रोती हुई मिली। सब लड़के उसे देखकर हंसते, मगर ये लड़का जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा, ऐ बहन, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने जवाब दिया कि मेरा लड़का बहुत बीमार है और मैं यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहती हूँ। मैं अपने लड़के के लिए दवा लेने आई थी, मगर मेरा रुपया कहीं गिर गया है। कई घंटे से उसे मैं ढूंढ रही हूँ, मगर वो नहीं मिलता। अब मैं उसकी दवा कहाँ से खरीदूँ? मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मैं नेक लड़के ने ये सुनकर कहा, तुम रो ना, मेरे पास 1 रुपया है, ये तुम ले लो और इससे दवा खरीद कर ले जाओ और अपने बीमार लड़के को पिलाओ। उस औरत ने कहा कि पहले तो अच्छे लड़के ये बताओ, ये रुपया तुम्हारा है या तुम्हारे माँ बाप का है? वरना तुम मुझे रुपया दे दो और इसके बदले में तुमको घर पर सजा मिले तो ये बहुत बुरी बात होगी। लड़के ने जवाब दिया, नहीं ऐ बहन, ये रुपया अभी मुझे स्कूल से मिला है और ये मेरा है, इसलिए मुझे इसे खर्च करने का इख्तियार है। मेरे अम्मा अब्बा हरगिज़ इस बात पर खफा नहीं होंगे कि मैंने रुपया तुमको क्यों दिया, क्योंकि ये रुपया किसी बुरी बात में खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि एक अच्छे काम में लग रहा है और इसका ये बेहतरीन मुसरफ है। औरत ने यह सुनकर रुपया ले लिया और दुआएं देती हुई चली गई। दूसरे लड़के इस नेक लड़के पर, जिसका नाम मसूद था, बहुत हंसे और कहने लगे कि तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, अपना रुपया मुफ्त में एक औरत को दे दिया, वो कोई तुम्हारी रिश्तेदार थोड़ी थी। मसूद ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया कि मेरा रुपया मुफ्त में नहीं गया, बल्कि ये रुपया देकर मुझे बहुत खुशी हासिल हुई और रुपया के बदले मुझे दुआएं मिली।
और उन दुआओं से मेरा दिल खुश हो गया। बस मेरे लिए ये काफ़ी है। ये कहकर मसूद अपने घर आ गया और अपने माँ बाप को सारा किस्सा सुनाया। इन दोनों ने भी मसूद को बहुत शाबाश दी और कहा कि हमको इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, तुमने अपना रुपया एक नेक काम में लगा दिया। इस बात को कई बरस गुजर गए और मसूद बराबर पढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसने बीए कर लिया, मगर अब आगे पढ़ने के लिए उसके पास दाम नहीं थे। वो इसकी वजह से बहुत रंजीदा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो LLB करके किसी तरह मजिस्ट्रेट बन जाए, ताकि वो गरीबों के साथ इंसाफ कर सके। एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि उसके दरवाजे पर एक मोटर आकर रुकी और मसूद को किसी ने आवाज़ दी। मसूद जल्दी से उठकर बाहर आया तो एक नौजवान आदमी को उसने सलाम किया और कहा, आपकी बहन आपसे मिलने आई है। वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी। वो यही सोच रहा था कि मोटर में से किसी ने कहा, अरे भाई मसूद, क्या हमको उतारोगे भी नहीं? मसूद ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो उसमें एक बुजुर्ग अमीर औरत निकल कर आई। वो जल्दी से उन्हें अंदर ले गया। मसूद की वालदा ने अपने मेहमान को बड़े आराम से फर्श पर बिछाकर बिठाया। जब सब बैठ गए तो उन मेहमान औरत ने कहा कि मैं इस शहर के राजा की रानी हूँ। कई बरस गुजरे, मैं भेस बदलकर अपनी राया और उसके लड़के का इम्तहान लेने निकली थी। उस वक्त मसूद 6 या 7वें दर्जे में पढ़ता था और उसने मुझे 1 रुपया शहजादे की दवा लाने को दिया था। ये कहकर उसने आवाज़ दी, रणबीर सिंह यहाँ आओ। मोटर में से एक 16-17 बरस का लड़का निकल कर आया। रानी ने मसूद की तरफ इशारा करके कहा कि मामू जान को सलाम करो। रणबीर ने जल्दी से मसूद को सलाम किया। रानी ने मसूद की माँ से कहा कि उस रोज़ मसूद ने मुझे बहन कहा था और अपने इनाम का रुपया मुझे दिया था। मैं उसकी इस हमदर्दी से बहुत खुश हुई थी और उसी रोज़ से मैं बराबर मसूद की खैरियत और तालीमी हालत दरियाफ्त करती रहती थी। अब मुझे कल मालूम हुआ है कि मसूद BA कर चुका है और LLB करना चाहता है, मगर रुपया ना होने की वजह से ये परेशान है। क्योंकि मैं उसकी बहन बन चुकी हूँ, इसलिए ये 2000 रुपये अपने भाई को तालीम के लिए देती हूँ, इससे वो दिल लगा कर पढ़े। मैंने राजा साहब से भी ये सब किस्सा कह दिया है और वो मसूद की इस नेकी से बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि मसूद जल्दी से LLB कर ले ताकि वो इसे मजिस्ट्रेट कर दें। रानी की ये बातें सुनकर मसूद ने और उसकी वालदा ने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। इस पर रानी ने कहा, इस बात का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, यह तो मसूद की नेकी का बदला है। यह कहकर रानी चली गई। मसूद ने बड़ी मेहनत से फिर पढ़ना शुरू कर दिया और 2 साल के बाद उसने LLB कर लिया। इस शहर के राजा साहब ने अपना वादा फ़ौरन पूरा किया और मसूद को मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया। वो तमाम लड़के जो मसूद का बचपन में मजाक उड़ाया करते थे, अब उसके मजिस्ट्रेट होने की वजह से उसे सलाम करने पर मजबूर थे। एक दिन मसूद ने अपने उन सब दोस्तों की दावत की और खाना खिलाने के बाद उन लोगों से कहा कि देखा आपने, नेकी का बदला क्या अच्छा मिलता है। उस ज़माना में आपने कहा था कि मैंने अपना रुपया मुफ्त में दे दिया, मगर आज ये उसी मुफ्त के रुपया की वजह से है कि मैं मजिस्ट्रेट बना हुआ हूँ। सब दोस्तों ने ये सुनकर अपनी गलती का एतराफ़ किया और कहा कि वाकई नेकी का बदला अल्लाह अच्छा देते हैं। इसके बाद से ये सब दोस्त बहुत नेक दिल और अच्छे आदमी बन गए और लोगों के साथ नेकी के काम करने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।